हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो आज हम 5 जनवरी 2026 का एक द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स स्टार्ट द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल। तो पहला आज हम डिस्कस करेंगे वेनेजुएला जो भी क्राइसिस में हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वेनेजुएला में क्राइसिस हो रहा है उससे क्या इंडिया पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे राजनाथ सिंह है उन्होंने अभी न्यू कोस्ट गार्ड शिप को क्या किया है, कमीशन किया है उसका, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे, यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा क्या है, ओलिव राइडली टर्टल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ हमारा आर्टिकल है वो है एयरफोर्स ने अभी क्या किया है, जो अभी 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे किसको, तेजस कॉम्बैट को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आज के आर्टिकल आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा वो है वेनेजुएला पर। तो वेनेजुएला क्या कहता है कि कल भी हमने ये डिस्कस किया था, बट अभी इसमें देखना है कि जो वेनेजुएला में क्राइसिस हुए हैं क्या उससे इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हिट हुई है या नहीं। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेनेजुएला क्राइसिस है क्या। तो अभी क्या है, सैटरडे को क्या किया है, जो यूएसए है उसने एयर स्ट्राइक किया है कहाँ पर, वेनेजुएला में। यानी कि जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट किया है, उसकी वाइफ को अरेस्ट किया है, और वहां पर वेनेजुएला में यूएसए ने क्या किया है, अपने ट्रूप्स यानी कि सैनिक को क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि वेनेजुएला में जो उसकी गवर्नमेंट थी वो तो हटा दी गई, अब वहां पर कौन गवर्नमेंट को चलाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो वेनेजुएला में क्राइसिस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेनेजुएला किसके लिए जाना जाता है। तो वेनेजुएला जो जाना जाता है वो हमारा किसके लिए जाना जाता है, ऑयल के लिए। तो अभी उसमें क्या हुआ है, क्राइसिस आ गया है। तो सबसे पहले जो बोला गया है कि क्राइसिस किस वजह से आए हैं, तो उसमें सबसे पहले जो क्राइसिस आया है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऑयल है वो थिक होता है, और थिक को उसे ठीक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऑयल को रिफाइन करने के लिए। बट वेनेजुएला में क्या है, जो रिफाइन करने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से वो अपने ऑयल को रिफाइन नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी जगह वो उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि वो जिससे उस ऑयल को क्या कर सके, रिफाइन कर सके। अब वो रिफाइन नहीं हो रहा तो इसकी वजह से वो क्या नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उससे क्या हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। तो नंबर 1 हमारा जो क्राइसिस था वो यही था कि वहां का जो ऑयल, क्रूड ऑयल है, वो क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले यही बताया गया है वेनेजुएला के क्राइसिस में। तो ये बताया गया है कि अब बात आती है कि जो इंडिया में, दूसरा ये है कि जो वेनेजुएला के ऑयल पर, यानी कि वेनेजुएला पर जो यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे थे, यानी कि प्रतिबंध लगा रखे थे कि वो जो वेनेजुएला है वो अपने ऑयल को या अपने और ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसकी वजह से अगर ये भी सैंक्शन में ये भी था कि अगर कोई कंट्री वेनेजुएला से कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट परचेज करती है तो उस कंट्री पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से कोई भी वहाँ से जो ऑयल था वो इंपोर्ट नहीं कर पाता था। तो इसमें बताया गया है कि 2013 में क्या था कि जो इंडिया था वो क्या करता था, 13 मिलियन वेनेजुएला से जो ऑयल था वो इंपोर्ट करता था। एक बार ये देखना, ग्राफ है ये, इसके अंदर बताया गया है कि 2014 टू 15 जो हमारा इंडिया था वो 11.6 क्या करता था, इंपोर्ट करता था, और जो 2016 में था क्या, ये घट गया था। ऐसे घटते घटते 2015-26 में क्या हो गया, 0.26 हो गया। वजह क्या थी इसकी, वजह ये थी कि इंडिया इंपोर्ट ऑफ वेनेजुएला ऑयल ड्रॉप्ड शार्पली आफ्टर द 2019 सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन दैट कंट्री बाय द यूएसए। यानी कि यूएसए ने क्या कर दिया था, वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दी थी, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, वेनेजुएला के पास से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो वेनेजुएला में अभी क्राइसिस चल रही हैं, जो यूएसए ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की है वेनेजुएला पे, उसके अंदर क्राइसिस को देखते हुए, तो क्या उस क्राइसिस से क्या इंडिया पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि 2019 से क्या हुआ था, हमारे जो वहाँ का जो वेनेजुएला से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो कहीं ना कहीं घट गया था, बिकॉज ऑफ द यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे। तो इसकी वजह से हम देखते हैं, तो अभी क्राइसिस चल रहा है या फिर यूएसए उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे इंडिया पर कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमें इससे
उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। तो यही बताया गया है कि जो वेनेजुएला में क्राइसिस हो रहा है वो इंडिया पर एक तरह से देखा जाए कोई इफेक्ट नहीं डालता, कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा कोई ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं 2019 से ही कम हो गया था बिकॉज ऑफ द यूएसए ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दी थी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया पर कोई ऐसा ज़्यादा हमारा क्या है इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम देखें एक चीज और कि वेनेजुएला में जो ऑयल था जिसके लिए वो फेमस है कि वो एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्ट करेगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ओपेक का मेंबर है वो वेनेजुएला है। तो अगर हम देखें कि वेनेजुएला इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, यानी कि जो ओपेक है, ओपेक का काम क्या करना है कि तेल को यानी कि पेट्रोल को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि वेनेजुएला का जो कि फेमस है ओपेक कंट्री सिर्फ ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भी जो ओपेक का योगदान था वो कितना था 3.5% ओनली। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो अभी नाकामी में था ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है, जो कि वेनेजुएला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ रिफाइन करने में कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हमें पैसा लगाना पड़ता है, जो कि वेनेजुएला नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि कैसे वेनेजुएला है क्राइसिस में है, और जो अगर वेनेजुएला क्राइसिस में है क्या इंडिया पर कोई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो एज सच कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल है जो कि डिस्कस किया है। तो जो सेकंड आर्टिकल है वो हमारा क्या है कि राजनाथ सिंह जो हमारे क्या है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बताया है कि राजनाथ सिंह टू कमीशन न्यू कोस्ट गार्ड शिप टुडे, यानी कि अभी उद्घाटन हुआ है एक नई कोस्ट गार्ड शिप का, यानी कि जो हम तट रेखा पर लगाते हैं। अगर इससे देखें तो क्या जो हमने न्यू कोस्ट यानी कि जिसका नाम है समुद्रा प्रताप, तो हम देखते हैं कि एकदम से दिमाग में आता है कि समुद्रा प्रताप न्यू कोस्ट गार्ड शिप का मतलब ये होगा कि जो समुद्रा प्रताप हम नई शिप लेकर आए हैं वो शायद हमारा जो कोस्ट एरिया है वहां पर तैनात करने के लिए, कि हम जो कोस्ट एरिया है उसको सुरक्षा देने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे जो कोस्ट एरिया है उसको एक तरह से सुरक्षा देने के लिए नहीं समुद्रा प्रताप का काम है। ये काम है हमारा किसके लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्या समुद्रा प्रताप है। तो ये आर्टिकल को पूरी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल में दिया हुआ है कि अभी राजनाथ सिंह यानी कि जो हमारा न्यू कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम क्या है समुद्रा प्रताप, अभी इसका कमीशनिंग है यानी कि इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें हमने देखा है कि इसका काम क्या है, इसका काम है जो कि हमारे सी में जो भी पोल्यूशन वगैरह हो रहा है उसको सभी को डिटेक्ट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, जो भी ऑयल स्पिल होता है। अभी पूरी तरह से देखेंगे क्या क्या होता है। तो अभी छोटा सा जो आर्टिकल में आया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो उसके दूसरा ये हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है उसको ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। और थर्ड जो हमारा है जो ये समुद्रा प्रताप है, इसकी जो लॉन्ग यानी कि कितने मीटर लॉन्ग है, ये 114.5 मीटर लॉन्ग है। और ये कितना टन यानी कि अपने इसमें ले सकता है वो है 4200 टन का। ये हमारे इसमें क्या कर सकता है, ये अपने ऊपर इसका वजन है जो कि अपने ऊपर ये ले सकता है। तो ये है समुद्रा प्रताप की पिक्चर जो कि ऐसे इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि अभी राजनाथ सिंह ने इसका कमीशन किया है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है समुद्रा प्रताप। तो हम देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट फर्स्ट इंडिजिनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्रा प्रताप, यानी कि अगर हम देखें तो ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनियस यानी कि इंडिया में ही बनाया हुआ, जिसमें 60% हमारा जो योगदान है वो इंडिया ने दिया है। तो ये इंडिजीनियस क्या है, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। यानी कि जो समुद्र में पोल्यूशन वगैरह होता है, अभी देखते हैं कैसा समुद्र में पोल्यूशन वगैरह कैसे होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसे लेकर आए हैं, समुद्रा प्रताप शिप को। तो ये हमारा है। तो अभी हम देखते हैं कि समुद्रा प्रताप है क्या। तो अभी पिक्चर देखिए समुद्रा प्रताप की। तो समुद्रा प्रताप हैज बीन डिजाइन फॉर मैरीन पोल्यूशन, यानी कि जो समुद्र में पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, पोल्यूशन होता है समुद्र में। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी फिलहाल पिछले साल क्या हुआ था, एक जो हमारा शिप था वो तेल का भरा हुआ था और वो क्या हो गया था, पलट गया था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे समुद्र में क्या हुआ था, तेल का रिसाव हो गया था और जिसकी वजह से पूरे समुद्र में पोल्यूशन हो गया। तो उस पोल्यूशन को हटाने के लिए हम किसे लेकर आए हैं, समुद्रा प्रताप। वैसे हम 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को लेकर आए हैं। अभी एक का कमीशन हुआ है समुद्रा प्रताप का, और समुद्रा प्रचेत अभी बाकी है जो कि अभी आने वाले वर्षों में आएगा। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो समुद्रा प्रताप है उसका मेन काम क्या है, जो मैरीन में यानी कि समुद्र में पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसे लेकर आते हैं। प्रिवेंशन सर्विलेंस
यानी कि जो हम निगरानी रखने के लिए फायर फाइटिंग, जो भी हमारी वहां पर समुद्र में आग वगैरह लग जाती है, कोई विस्फोट हो जाता है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, समुद्रा प्रताप को लेकर आए हैं कि जिससे हम सुरक्षा कर सके मैरिन की। एंड देन इंडियन, और कहाँ पर लेके आए हैं, इंडियन कोस्ट में, यानी कि है हमारा क्या है, ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप साउथ साइड बनाती है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, इंडियन कोस्ट है, यानी कि जहां पर हम इन समुद्रा प्रताप को क्या रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे। और सेकंड हम जो देखते हैं ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, यानी कि सिर्फ मेन काम क्या है इसका, पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो ये अब हमने डिस्कस किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मेन काम क्या है। सबसे पहला काम तो इसका क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, यानी कि जो समुद्र में पोल्यूशन होता है किस किस की वजह से होता है, ऑयल की वजह से। कि क्या होता है कि कभी हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तेल का, वो हमारे समुद्र में पलट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम किसे लेकर आए हैं, समुद्रा प्रताप शिप को। और सेकंड है सर्च एंड रेस्क्यू, कंडक्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशन इन मैरीटाइम इमरजेंसी। अगर हमें कोई रेस्क्यू स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी हम समुद्रा प्रताप को हम ले सकते हैं। तीसरा है सर्विलांस, यानी कि निगरानी रखने के लिए कि हमें कभी कोई लुटेरा आ जाए, यानी कि जैसे कि अभी पता है सोमालिया फेमस है, जो है हमारे शिप को, जो हमारी शिप वगैरह होती हैं उनको लूटने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे समुद्र में काम होते हैं, तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए। और थर्ड है हमारा सेल्फ रिलायंस कैसे, जैसे कि अभी हमने ये जो समुद्रा प्रताप है ये हमारा कैसा है, इंडिजीनियस है, यानी कि हमने खुद भारत में बनाया है। तो उसके लिए कि हम क्या करते हैं, सेल्फ रिलायंस है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, सेल्फ रिलायंस है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा समुद्रा प्रताप है, जो कि अभी राजनाथ यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने क्या किया है, इसका कमीशन किया है। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है समुद्रा प्रताप। और एक साथ में हमारा दूसरा जो पोल्यूशन कंट्रोल वेजल है वो हमारा कौन सा है, वो है समुद्रा परचेत। तो ये हमारे दो हैं, अभी एक का ही कमीशन हुआ है, सेकंड अभी बाकी है। तो अभी पता चल गया कि ये समुद्रा प्रताप किसके लिए है, मेन हमारी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो समुद्र में पोल्यूशन वगैरह होता है। तो जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा है ओलिव राइडली डेथ रेस, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है GS 3 से, जो कि एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है, जो एनिमल्स और जो हमारे बर्ड्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC का मोस्ट फेवरेट एक तरह से बोले ये टॉपिक है। तो इसमें बताया गया है कि ओलिव राइडली डेथ रेस कंसर्न एज न्यू नेस्टिंग सीजन बिगेन इन आंध्र प्रदेश। जैसे कि पता है कि जो ओलिव राइडली है उसका नेस्टिंग सीजन चल रहा है, जो कि नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या है, जैसे ही वो नेस्टिंग सीजन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ओलिव राइडली की क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो एक ये कंसर्न आया है कि ओलिव जो हमारा ये है ओलिव राइडली है टर्टल है, इसके बारे में। तो ये बताया गया है कि इस तरह का जो हमारा टर्टल है वो दिखाई देता है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ओलिव राइडल टर्टल है क्या। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है लेपिडोचिलाइस एंड ओलिवासियो। तो इसका नाम है, जो इसकी शेल है वो हमें कैसी दिखाई देती है, ग्रीन कलर की हमें क्या दिखती है, ओलिव ग्रीन कलर की क्या है इसकी शेल है। और इसमें बताया गया है कि ये क्या है, सी टर्टल है, ज्यादातर ये कहाँ रहता है, सी में रहता है। और तीसरा हमारा है कि डिस्पाइट इज बीइंग मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज नंबर हैव डिक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 50% सिंस द 1960, यानी कि 1960 के बाद कहीं ना कहीं इसकी 50% जो पॉपुलेशन थी, यानी कि जो इसके नंबर थे वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, कम हो गए। और इसमें तीसरा बताया गया है कि ये क्या है, हमारा सी टर्टल है। और इसका बताया गया नेस्ट इन लार्ज ग्रुप दैट कैन नंबर इन द 1000, दिस इवेंट इज नोन एज द अरीबाबा, यानी कि जो ये क्या करते हैं, नेस्ट जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ 1000 में जो नेस्ट करता है उससे क्या बोलते हैं हम, अरीबाडा, विच मीन्स अराइवल इन स्पेनिश, जो कि कहाँ से, स्पेनिश से आए हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, हमारा ओलिव टर्टल है, जिसकी शेल क्या है, कैसी दिखाई देती है हमें, ओलिव ग्रीन कलर की। तो ओलिव ग्रीन टर्टल, इसका साइंटिफिक नेम हमने देखा भी क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है लेपिडोचिलिस ओलिवा, और क्लास इसकी है रेपिटल, और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, चिलोनाइडिया। और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है UPSC में, इसका IUCN पूछता है। तो IUCN क्या है, इसका वल्नरेबल है। और इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा जाता है, और उसका साइट्स क्या है, अपेंडिक्स 1 है। तो ये हमने पूरा का पूरा इसका IUCN स्टेटस देखा है। और एक चीज और जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन स्टेटस। ये हर एनिमल्स का, हर स्पीसीज का, हर प्लांट्स का, हर
ट्री का ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा एक्सटिंक्ट, यानी कि अगर कोई प्रजाति है जो कि विलुप्त हो जाती है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, एक्सटिंक्ट। दूसरा हमारा होता है एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेट एंड लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न में क्या होता है कि पॉपुलेशन अच्छी खासी है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बाकी ये क्या होती है, कहीं ना कहीं ये कहाँ पर जा रही है, हमारी खतरे की ओर जा रही हैं। तो ये हमें बताया गया है कि कैसे कंजर्वेशन स्टेटस है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा है कि जो हमारा टर्टल है वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो हमारा आता है वल्नरेबल कैटेगरी में, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। तो अब हम देखें कि जो ओलिव राइडली टर्टल है वो कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादातर हमारे इंडिया में वो कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा में। तो अभी आंध्र प्रदेश में जो आर्टिकल में आया कि आंध्र प्रदेश में जो इसकी ओलिव टर्टल की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है, डेथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि ओलिव टर्टल है क्या। तो ओलिव टर्टल के बारे में चेक कर लिया, जिसकी ग्रीन शेल होती है। तो अभी जो हमारा इंडिया है उसने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं टू प्रोटेक्ट द ओलिव राइडली टर्टल। तो जो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है वो क्या है, ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा क्या है, एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन ओलिवा इनिशिएटेड इन अर्ली 1980s हेल्प प्रोटेक्ट ओलिव राइडली टर्टल। यानी कि हम क्या करते हैं, जो वो नेस्टिंग करती हैं जो नवंबर टू दिसंबर तक, तो उसकी जो नेस्टिंग होती है उसको हम ना कहीं क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कि जिससे वो अपना क्या करे, नेस्टिंग करे। यानी कि देखो क्या होता है कि जैसे कि एक टर्टल है जो कि कहाँ पर रहता है, समुद्र के अंदर रहता है। तो जब वो समुद्र के अंदर रहता है तो उसे 40 और 45 मिनट्स बाद क्या होता है, ब्रीथिंग के लिए बाहर आना पड़ता है। जो वो ब्रीथिंग उसकी, यानी कि बोला जाता है कि वो एयर ब्रीथ है, जो हमारा टर्टल है वो क्या है, एयर ब्रीथ है। यानी कि वो हर 40 to 45 मिनट्स बाद क्या है, एयर ब्रीथ के लिए कहाँ पर आता है, बाहर आता है। तो ये बताया गया है। और जो सेकेंड इनिशिएटिव है इंडिया ने जो चलाया है, कि वो बताता है कि जैसे कि हमारे जो फिशरमैन होते हैं वो मछली पकड़ते हैं समुद्र में से, जैसे ही वो अपने नेट को किसमें, समुद्र में गिराते हैं, तो मछली के साथ साथ कौन, हमारे टर्टल भी बाहर आते हैं। और टर्टल बाहर आते हैं तो उस मछली के जाल में फंसकर उनकी कहीं ना कहीं क्या होती है, डेथ होती है। तो इसी को कम करने के लिए सरकार ने किया है मैंडेटरी यूज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, यानी कि इसको लेकर आए हैं टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस को। इसका क्या मतलब है टर्टल एक्सक्लूडर का, कि एक ऐसी नेट बनाना जहां पर क्या होगा, एक एग्जिट यानी कि जो टर्टल फंसा है उस जाल के अंदर वो कहीं ना कहीं उस जाल में से क्या करे, बाहर निकल जाए। तो ये हमारा क्या है, सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई है कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, जो कि जो फिशरमैन हैं उनके जो नेट वगैरह है उसमें एक एग्जिट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो टर्टल है अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाए। तो ये हमारा सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ इनिशिएटिव है। तो अभी हम देखते हैं कि जो टर्टल है उसकी कुछ स्पीसीज हैं। तो एक उसकी स्पीसीज है वो क्या है, लीदरबैक टर्टल। तो ग्रीन टर्टल, एंड सेकंड क्या है, ग्रीन टर्टल। और थर्ड इज दैट द ओलिव राइडर टर्टल, जो कि इस प्रकार के। थोड़ा सा देखेंगे कि जो टोर्टोइज हैं और साथ में क्या है, अभी मैं पिक्चर लगाना भूल गई, इसमें एक टोर्टोइज है और एक इसमें क्या है, हम अभी जो डिस्कस किया है टर्टल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। जो टर्टल है वो हमारा क्या होता है, तकरीबन कहाँ पर रहता है, वो सी में रहता है, यानी कि वाटर में रहता है। और जो हमारा टोर्टोइज है वो कहाँ पर रहता है, वाटर में रहता है। और ये जो टर्टल है वो एनिमल्स और प्लांट्स बोथ खाता है। और जो हमारा टोर्टोइज है वो सिर्फ क्या खाता है, ओनली प्लांट्स खाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे टोर्टोइज और टर्टल में डिफरेंस है। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो क्या है, एयरफोर्स, एक सेकेंड, कि क्या कहते हैं कि जो एयरफोर्स चीफ, यानी कि जो नाम क्या है कि मार्शल AP सिंह, उन्होंने अभी क्या बोला है कि कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवर ऑफ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो भी हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमली क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी क्या बताया कि जो हमारा LCA तेजस है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसको अभी 25 साल पूरे हो गए हैं। तो उसके कॉन्ग्रेचुलेशन में IF चीफ ने बोला है। तो IF चीफ ने इसमें क्या बताया है, एक सेकंड, इसमें बताया है कि जो हमारा तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा LCA है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके बारे में क्या है। जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम है ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1984 में स्टार्ट हुआ था। इसका काम क्या था कि टू मैनेज द LCA प्रोग्राम, इसकी यानी कि इसको LCA प्रोग्राम को मैनेज करना, ADA का काम क्या था कि जो LCA प्रोग्राम को मैनेज करना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग से ही LCA है, यानी कि
लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस स्टार्टिंग से ही है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ऑफ क्योंकि MiG-21 को रिप्लेस करके हम लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर आए थे। तो इसका आंसर है कि जो हमारा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या LCA को किसी के रिप्लेस में लेकर आए, स्टार्टिंग से ही था, तो इसको रिप्लेस में लेकर आए हैं किसके? MiG-21 के। तो हम देखते हैं कि जो इसका डिजाइन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो ADA अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसने इसका डिजाइन किया है और जो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है वो HAL, यानी कि जो हमारी इंडिया की एक लिमिटेड एरोनॉटिक्स है वो कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके द्वारा वो क्या किया गया है? मैन्युफैक्चर किया गया है। अब इसके LCA के हम क्या देखते हैं? फीचर देखते हैं। तो इसका जो फीचर है वो क्या है? लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास, यानी कि ये बोलता है कि अपनी क्लास में सबसे लाइट वेट का है और साथ में स्मॉल है, और दूसरा ये क्या करता है? मल्टी रोल, यानी कि इसका एक काम नहीं है, बहुत सारे काम करते हैं। सेकंड जो हमारा है ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस बोथ है, यानी कि ये एयर टू एयर में भी काम कर सकते हैं और साथ में कहां पर? एयर टू एयर में भी और एयर टू सरफेस में भी। जो थर्ड है हमारा वो क्या करते हैं? इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है? 4000 kg, और इसकी स्पीड जो है हमारी वो कितनी है? मैक 1.8। तो और इसकी रेंज एयरक्राफ्ट की चेक करते हैं, वो कितने किलोमीटर तक जा सकता है? वो 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अब इसमें देखा गया है कि कौन क्या हमारे एयरक्राफ्ट, तो इसमें एक लिस्ट है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन सबसे कम है। तो जो हमारा सबसे पावरफुल है वो हमारा क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड सेकंड हमारा जो है वो हमारा क्रूशियर, और उसके बाद थर्ड जो हमारा है वो है एक सेकंड, जो हमारा थर्ड है वो क्या है? डेस्ट्रॉयर, एंड फोर्थ इज फ्रिगेट, एंड फिफ्थ इज फॉरगेट, और जो सबसे लो में है वो हमारा सबमरीन, एंड देन सबमरीन, एक सेकेंड, सबमरीन, और हमारा साथ में क्या है? एम्बियस असोल्ट शिप। तो ये आज का वीडियो था जहां हमने डिस्कस किया है तेजस के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी, और अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।